मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। कांग्रेस ने भी रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या वाड्रा का ये गुनाह है कि वो प्रियंका गांधी के पति हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए? हमें ये तो बताएं कि आखिर उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि वाड्रा के बारे में तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। बीजेपी ने नहीं आरोप लगाया है, आरोप द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। उसको पढ़ें, उसको देखें। उससे सचमुच द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो कुछ भी लिखा है उससे हम लोग भी शर्मसार हैं। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी पर निशाना साधने वाले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा नहीं होने के बावजूद भारत ने सोनिया गांधी को स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग अनाप शनाप बोलते हैं। इस देश ने मेरी मां को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया। ये इस देश की पहचान है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि आखिर इस चुनाव में कैसी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कठोर भाषण दिए जाते हैं लेकिन जनता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। कैसी राजनीति चल रही है, कैसा चुनाव है ये? कठोर भाषा, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इन बातों के बजाय इन फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि विकास के मुद्दे को परे रखकर चुनावी भाषणों में जहर घोला जा रहा है और लोगों के दरमियान दीवार खड़ी की जा रही है। हमेशा जनता एक होकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ी है। आज इसमें जहर घोला जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनावी मैदान में है। मुलायम सिंह इस सीट से यानी कि आजमगढ़ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव ने नामांकन करने के बाद रोड शो किया। कार से सड़क पर घूमते हुए मुलायम लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ समर्थक जमकर झूमे। आजमगढ़ में नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे मुलायम सिंह यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर मुलायम सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। मुलायम सिंह के प्रतिद्वंदी रमाकांत यादव ने भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। रमाकांत यादव आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने नामांकन पर्चा भरा। योगी इस सीट से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। लोकसभा के लिए गोरखपुर सीट से ये उनकी 5वीं लड़ाई है। सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान निकाले गए जुलूस में उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों की लिस्ट फाइनल हो गई है। वाराणसी में उनके नामांकन के दौरान छन्नूलाल मिश्र, गिरिधर मालवीय के अलावा नाहिद आब्दी और नूर फातिमा प्रस्तावक के तौर पर मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन वाराणसी में उनके सिपह सलार अमित शाह ने अभी से ही डेरा डाल लिया। अमित शाह ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावी रणनीति के टिप्स दिए। बीजेपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ऐसे बयान को मैं खारिज करता हूं और ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन के मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मोदी के ट्वीट को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू करार दिया। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी ने आखिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को पार्टी से निकलवाया क्यों नहीं। मोदी भले ही गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने को कह रहे हैं, लेकिन कल मुंबई में उनके मौजूदगी में शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया। कदम ने कहा कि मोदी सरकार आने पर सबको देख लिया जाएगा। मोदी के सामने ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि एक समुदाय के लोग पुलिस के साथ झड़प करते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का मोदी बंदोबस्त कर देंगे। वहीं विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने झारखंड की रैली में मोदी विरोधियों को पाकिस्तान परस्त करार दिया।
उधर गिरिराज के खिलाफ झारखंड में दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है। गिरिराज ने झारखंड के देवघर और बोकारो में ही विवादित बयान दिया था। पहले देवघर में और अब बोकारो में भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर मुकदमे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बिहार के हाजीपुर में एक शख्स ने गिरिराज के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। गुजरात में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के चलते विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावनगर पुलिस ने उनके भाषण की जांच भी शुरू कर दी है। इधर तोगड़िया के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और भावनगर के कलेक्टर से उनके बयान की टेप मांगी है। कांग्रेस ने भी तोगड़िया की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर प्रवीण तोगड़िया ने अपने बयान पर सफाई दी है। तोगड़िया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई। साथ ही तोगड़िया ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ कानून की मदद लेने की सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर में बेनी वर्मा ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ। बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी बेनी प्रसाद वर्मा की शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि बेनी ने मोदी के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक बातें कही हैं। बीजेपी अब तक 4 बार बेनी की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर निशाना साधा। शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी में रावण की तरह कई चेहरे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की शिकायत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि सेना प्रमुख की नियुक्ति में हो रही जल्दबाजी पर रोक लगाई जाए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने गए थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में देश में मोदी की लहर होने से इनकार किया। मोदी की लहर मुझे बिल्कुल लगती नहीं। मैं जो इसने विषय एड्रेस किया, मोदी की लहर है, मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में। शरद पवार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा। हम कांग्रेस के साथ है, चुनाव साथ ले रहे। पिछले 15 साल से भारत चुनाव हम कांग्रेस के साथ है। नेशनल लेवल पर 10 साल हम कांग्रेस के साथ है और इस समय हम दोनों ने मिलकर चुनाव कॉन्टेस्ट किया, हम उनके साथ ही रहे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तारीफ की है। पवार ने राज ठाकरे को संघर्षशील नेता बताया। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का सफाया तय है और उसे 100 सीटें मिलना भी मुश्किल है। मोदी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो पीएम का इंसान के तौर पर सम्मान करते हैं और अगर उन्हें काम करने की आजादी मिलती तो वो अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में रोजगार और नौकरी बढ़ाने के लिए एफडीआई जरूरी है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को लेकर उनकी पार्टी का रुख जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी एफडीआई का विरोध नहीं करती। अमेरिका के साथ संबंधों में तलखी पर मोदी ने कहा कि ये कुछ लोगों की कोरी कल्पना भर है। मोदी ने कहा पिछले वाइब्रेंट गुजरात में 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए। हालांकि अमेरिका जाने के सवाल पर मोदी ने सीधे कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने इंडिया न्यूज से अपने चुनावी एजेंडे पर खुलकर बात की। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2 चरणों के हुए चुनाव में बीजेपी को 21 में से 18 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में 21 सीटों का मतदान हुआ है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि 21 में से 18 सीट बीजेपी जीतेगी। चुनावी नतीजों के बारे में जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी को बहुमत मिलने का भरोसा जताया। शाह ने कहा कि यूपी में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी 272 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम ठीक प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो हम 272 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। हमारे कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बात करते हुए अमित शाह ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पीएम होंगे। अमित शाह ने जयललिता के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जनादेश के सम्मान में ये सभी पार्टियां समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगी।
जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के मोदी को लेकर दिए गए बयान पर अमित शाह भड़क गए। गिलानी ने कहा था कि मोदी ने उनके पास 2 दूत भेजे थे। अमित शाह ने गिलानी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि गिलानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन सीमा पर सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के लगातार हो रहे जुबानी हमले को लेकर अमित शाह ने चुटकी ली। शाह ने इंडिया न्यूज से कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सोच नहीं है। अमित शाह से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटें जीत जाते हैं तो बाद में कौन सीट छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। वहीं गुजरात कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल की माने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद से बातचीत में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मोदी पूरी तरह से 7 RCR में जाने को तैयार हैं। मोदी जी ने 7 RCR के लिए बैग पैक कर लिए हैं या नहीं किया? कर दिया है, बिल्कुल बैग पैक कर लिया, ये आप कह रही हैं। छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। छठे चरण में 24 अप्रैल को 12 राज्यों के 117 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, महाराष्ट्र की 19, यूपी की 12 और मध्य प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 24 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। असम बंगाल की 6, राजस्थान की 5 सीटें, झारखंड की 4 और पुडुचेरी जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होगा। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनमें मैनपुरी से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव प्रमुख हैं। उनकी बहू डिंपल यादव कन्नौज से लड़ रही हैं। साथ ही मथुरा में बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी की टक्कर है। यूपी के फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह पहली बार आरएलडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में उनकी किस्मत दांव पर है। साथ ही बिहार की भागलपुर सीट से बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मैदान में हैं। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर भी 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। मुंबई में मुख्य रूप से प्रिया दत्त, गुरदास कामत, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी लोगों को गुमराह करने में सभी हदें पार कर चुके हैं। सोनिया ने कहा कि कुर्सी पाने के लिए झूठ का जाल फैला रखा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी दावा करते हैं कि संसद में कोई अपराधी नहीं आने देंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी में कई दागी और भ्रष्ट नेता हैं। बीजेपी उम्मीदवार शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान शहनवाज हुसैन खुली गाड़ी में बैठे थे। शहनवाज अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए और कमल का बटन दबाने की अपील की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी ने हल्द्वानी में रोड शो किया। नैनीताल सीट पर कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस के मौजूदा सांसद केसी सिंह बाबा चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाबुल सुप्रियो पर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का आरोप है। मथुरा में बीएसपी के उम्मीदवार योगेश द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। योगेश द्विवेदी पर विंदा गांव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वोट के बदले नोट देने का आरोप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आचार संहिता का आरोप शिवसेना ने लगाया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर सिद्धार्थ में चौहान ने लाउड स्पीकर पर भाषण दिया था। मुंबई के गांव देवी थावे में शिवसेना ने इस बाबत शिकायत की है। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि मेरे बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक पैम्पलेट इलाके में बंटवाने का मामला सामने आया है। इस बाबत मथुरा जिला प्रशासन ने पैम्पलेट के पब्लिशर, प्रिंटर और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग अलग हमलों में संदिग्ध आतंकियों ने सरपंच समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में हुई हत्या की निंदा की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ गैंगरेप के आरोपी आम आदमी पार्टी नेता हिमांशु कुलश्रेष्ठ ने आज सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दल कमेटी से पूछा है कि क्या वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में एन श्रीनिवासन और 12 अन्य के खिलाफ आगे जांच करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्गल कमेटी अगर उन 13 लोगों के खिलाफ जांच के लिए राजी हो जाती है जिनके नाम इस मामले पर शुरुआती जांच के बाद दिए गए सीलबंद लिफाफे में दर्ज हैं, तो उसे जांच एजेंसी से सहायता मुहैया कराई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन और बीसीसीआई को मुद्दल कमेटी से श्रीनिवासन, धोनी और आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदरमन की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनने की भी अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को सौंपने के लिए कहा है, जो इसका इंतजाम करेंगे कि बीसीसीआई और श्रीनिवासन के वकील कोर्ट में ही इस बातचीत को सुन सकें। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से सुझाए गए 3 सदस्यीय जांच पैनल को खारिज कर दिया। बीसीसीआई की ओर से स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सुझाए गए जांच पैनल पर आपत्ति जताते हुए क्रिकेट एसोसिएशन और बिहार के प्रमुख आदित्य वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग की। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक से सीबीआई ने पूछताछ की तैयारी कर ली है। पूछताछ के लिए तारीख भी तय हो गई है। पीसी पारिक के कार्यकाल में हिंडाल्को को कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया था। इस पर सवाल उठे थे और बाद में सीबीआई ने पारिक पर एफआईआर भी दर्ज की थी। हाल ही में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक ने एक किताब भी लिखी है, जिसमें कोयला घोटाले का मामला भी उठाया गया है। काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में गवाह वनकर्मी भंवरलाल से सलमान खान के वकील की जिरह अधूरी रही। शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। सेंसेक्स ने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को यानी कि 22,853 को छुआ है। शुरुआती गिरावट के बाद रुपए में थोड़ा सुधार हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 60 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। गाजियाबाद में गरीबी और तंगहाली से परेशान एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले इस शख्स ने सुसाइड नोट में लिखा है, नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हो। मैं आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड कर रहा हूं। मेरी विनती है कि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। महाराष्ट्र के नासिक में घर में आग लगने से 3 मासूमों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने दारोगा पति पर सनसनीखेज आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला थाने के कई बार चक्कर काट चुकी है, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। दारोगा पति पुलिस में होने की वजह से पुलिस वाले कार्रवाई करने से बच रहे हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एक बुटीक में महिलाओं ने कई डिजाइनर सूट पर हाथ साफ कर दिया। असम के सोनितपुर में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। हरियाणा के भिवानी में चोरी के आरोप में थाने में कैद एक युवक के फांसी लगाने से सनसनी फैल गई। यूपी के मुरादाबाद में दहेज नहीं मिलने पर दूल्हे का परिवार दुल्हन छोड़कर फरार हो गया। बद्रीनाथ धाम यात्रा 5 मई से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच रात 8 बजे शारजाह में खेला जाएगा। सोमवार को आईपीएल 7 के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 93 रनों से करारी शिकस्त दी। हॉकी इंडिया ने पूर्व सीनियर कोच हरेंद्र सिंह को भारतीय जूनियर पुरुष टीम का कोच बनाया है। इस साल इंडियन बैडमिंटन लीग नहीं होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सितंबर-अक्टूबर में होने वाले आईपीएल के दूसरे एडिशन को स्थगित कर दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगी। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोशना चिनप्पा ने रिचमंड ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। मुंबई में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर चीफ ने हाफिज सईद ने नरेंद्र मोदी पर अब निशाना साधा है। हाफिज ने ट्वीट करके कहा है, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी सुने, हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है। इराक में आत्मघाती बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के रिदवान में एक सड़क हादसे में 5 भारतीयों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के जिंदो में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 87 हो गई है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी रचा ली है। उन्होंने अपने प्रेमी और फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ 7 फेरे लिए। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई। इटली में हुई इस शादी समारोह में रानी और आदित्य चोपड़ा के परिवार के चंद लोग और करीबी दोस्त भी मौजूद थे। रानी ने शादी के बाद बयान जारी किया है। रानी ने कहा कि मेरे फैंस इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इटली में बहुत ही शानदार शादी थी। अपनी आने वाली फिल्म हॉलिडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेट पर पहुंचे। और हिमेश रेशमिया और यो यो हनी सिंह की अपकमिंग फिल्म द एक्सपोज का नया गाना रिलीज हुआ है।